किस बात का? यदि आप सीटेट का तैयारियां करना चाहते हैं तो भाई देर किस काम का, जुलाई में हो या दिसंबर में हो। लेकिन मेरे दोस्तों कभी भी तैयारी कीजिए ना तो प्रेजेंट समझ के तैयारी कीजिए। समझिए कि मेरा एग्जाम जुलाई में है भाई, और जुलाई में आ जाता है तो आप लोग दे दीजिए एग्जाम, क्या दिक्कत है। तो भाई मेरे यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि पेडागोजी का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा। लेकिन मेरे पास दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, यदि आप सीटेट की तैयारियां करते हैं तो यदि आप विगत वर्षों का प्रश्न नहीं करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, विगत वर्ष का प्रश्न करना बहुत जरूरी है। और आज का जो पेपर है मेरे दोस्तों वह पेपर 1 का है, 17/1/2022 का पेपर है, 17 जनवरी 2022 का पेपर है। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ जाइए और इसमें लिखिएगा कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मैं आपको जोड़ दूंगा। तैयारियां आपकी चलती रहेगी, कहीं भी नहीं रुकेगा आपको, ठीक है। अब आप आते हैं भाई क्वेश्चन पर, क्योंकि वही मैं देर नहीं करूंगा, कम समय में आपकी तैयारियां काफी बेटर कराऊंगा और ट्रिक के माध्यम से समझा करके। 2 ही तरीका मेरा है, और एक बार करेंगे तो फिर दोबारा हमको खोजेंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास काफी धमाकेदार मजेदार होने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से, मेरे दोस्तों यहाँ पे पक्के तौर पर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सटीकता से कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो इस जमाने में आपके बारे में सटीकता से भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि आगे चल के क्या करेगा। के पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। मेरे दोस्तों पूर्वानुमान लगा सकते हैं बालकों को देख करके, तो यहाँ पे नहीं बोल दिया इसलिए गलत हो गया। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन अगला, ऑप्शन अगला है व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। माने बच्चों का जो विकास होता है कुछ हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं, अच्छी बात है। परंतु सभी बच्चे के लिए विकास की दर जो होती है ना अलग अलग होती है। ये तो अच्छा बात बोल दिया, क्या कहीं से कोई प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं होगा दोस्तों, तो आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। अव्यवस्थित असतत वर्ड आपका गलत होता है, आप नोट कर लीजिए। तो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे कीजिएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा मैं यहां से चेंज करूंगा, 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसका रंग का परिवर्तन जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि होली का समय है और आप लोग का तैयारी शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है भाई सुनिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, ये बात गलत बोला है ना। अगला है कि विकास अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित वर्ड गलत है। सी है आपका कि विकास एक सतत प्रक्रिया माने लगातार चलती है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर ये सही बोल रहा है। विकास तो सतत चलती है ना, जब से आप जन्म लेते हैं तब से चलती रहती है, मृत्यु तक चलती है। यहाँ बोला कि विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। भाई परिवेश बोले तो वातावरण से, विकास प्रभावित नहीं होता है। वातावरण खराब तो बच्चा भी खराब, पता है कि नहीं आपको? तो ये आपका गलत हुआ, सबसे बेटर आपका सी हुआ, और जिन्होंने सी बताया उन सभी का सही जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य सीखने किससे सीखते हैं? ज्ञान के कौशल मूल्य किससे सीखते हैं? मूल रीतियां किससे सीखते हैं बताना है। आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकक्षीय समूह से। बताए क्या होगा? सब होगा भाई। अगर आप कोई चीज सीखते हैं आस पड़ोस से सीख लीजिएगा, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से तो सीखते ही है, समकक्षीय समूह बोले तो साथी से भी सीखते हैं। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, कहीं भी गलत नहीं बोला है, आपका उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सीटेट आसान है भाई। सबसे पहली बात काफी आसान है, लेकिन अगर मेरे कहने पर आप रेगुलर चलते हैं, रेगुलर शाम को 8 बजे PM बोलते हैं इसको, अगर आप लाइव में शामिल हो जाते हैं अभी से लेकर के एग्जाम तक, मैं कहता हूं कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा।
जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करिएगा, मैं तैयारियां कराऊंगा। और सेकेंड लैंग्वेज में आप लोग कभी भी संस्कृत लीजिएगा, मैं निकलवा दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? अनुकूलन, देखिए अनुकूलन दो प्रकार के होता है, एक होता है आत्मसात्करण, आत्मसात्करण, दूसरा होता है समायोजन। अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं? दो, आत्मसात्करण और समायोजन। देख लीजिए कहाँ पे है, तो आत्मसात्करण को समावेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका समावेशन। समावेशन और समायोजन अनुकूलन का दो बेटा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं जब भी बोलूं कि नोट करना है तो आपको नोट करना है, नहीं तो सीटेट तैयारी भंग हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां लिखा है अनुकूलन, अनुकूलन का दो बेटा, कौन कौन? समायोजन और समावेशन। अनुकूलन का एक दो बेटा होता है, समायोजन और समावेशन। मैं आपको अच्छे तरीका से बताऊंगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है, अगर वीडियो बना करके स्पेशल बताऊंगा क्योंकि, और है वीडियो आप लोग देख सकते हैं जाकर के। अगला क्वेश्चन है कि भाई जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई, भार जैसे गुणात्मक आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाता है? मेरी बात ध्यान से अगर सुनेंगे ना तो जीवन में आप कभी गलती नहीं करेंगे। लंबाई में, भार में अगर बच्चा को आता है, माने कोई भी चीज कहेगा कि आता है, बच्चा कोई करने आ रहा है ना, आता है, कहीं भी रहेगा आता है, लंबाई आता है, भार समझ में आ रहा है, बच्चों को कुछ भी समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो उसमें जाता है मूर्त संक्रियात्मक। और लिखा रहेगा कि नहीं आता है तो मेरे दोस्तों होगा पुरुष संक्रियात्मक। मैंने जो बात बोला उस बात को ध्यान से पकड़िए, लिखा रहेगा नहीं आता है, लंबाई, भार, चौड़ाई ये सब नहीं आता है तो पुरुष संक्रियात्मक, और आता है तो मूर्त संक्रियात्मक। आसानी से आपका सही जाएगा। और मूर्त संक्रियात्मक होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष होता है आपका, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। चलिए एक सेकेंड दोस्तों, अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, सुनिएगा, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक समझते हैं? पहले समझिए तब ही मारिएगा, नहीं तो बस फेंकाने में देर नहीं लगेगा। कभी भी मेरे यहाँ पढ़ने आए हैं, समझिए, ट्रिक समझिए और समझिए, दोनों चीज कीजिए। तो व्यक्तिगत वाक बोलते हैं कि कोई कोई बच्चा होता है जो खुद से बातें करता है, चाहे आप भी है, आप भी कभी कभी अपने से बात करते होइएगा जरूर कि हाँ इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और वहां जाएंगे ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे खाएंगे। भाई कभी कभी अपने से बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो व्यक्तिगत जो वाक होता है ना, खुद से बातें करना, उसको व्यक्तिगत वाक कहते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार क्या कहते हैं उसको, ये बताना है। तो वाइगोस्की के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो अपने काम को क्या कर रहा है, दिशा दे रहा है। क्या कर रहा है, दिशा दे रहा है। तो बच्चे अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करता है, मैंने दिशा दे रहा है। विनियमित बोले तो क्या, कोई काम को करने के लिए वह सोच रहा है कि ऐसे करेंगे भाई, विनियमित। तो इसको कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता, निजी भाषण भी बोलते हैं वाइगोस्की के अनुसार। आगे मिलेगा आपको मैं जो बोल रहा हूं। रुकावट पैदा करता है, गलत बात। आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, नहीं। चुनौतीपूर्ण, मेरे दोस्तों सबसे बेटर आपका उत्तर हो जाएगा विनियमित करता है अपने सोच को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? माने टीचर कैसे मदद करेगा? आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चा को कैसे मदद करिएगा? इनाम दे करके। मेरे दोस्तों इनाम गलत होता है, पुरस्कार गलत होता है। साजा बोले तो पीट पाट के, ये भी गलत हुआ मेरे दोस्तों। मात्रा के स्वरूप में बदलाव करके, मदद की मात्रा के स्वरूप में बदलाव करके, और ब्लैक बोर्ड पर उत्तर को नकल करवा करके। मेरे दोस्तों अगर आप टीचर हैं तो कभी भी बच्चा से आप नकल नहीं करवाइएगा, ये आपका गलत हुआ। तो मैं जो भी गोल गोल घेरा लगा रहा हूं ना, उसको नोट करते चले, आपका नेगेटिव हो जाएगा। कभी भी इसको छुइएगा नहीं, गोली मार देना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा कभी भी गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, और मेरे यहाँ जुड़े रहिएगा तो कभी भी गलती हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मेरा एक नंबर है, उससे जुड़ जाइए आप लोग, 95 070 95 969। आप इस नंबर से जुड़ जाइए
और वहाँ पे लिखिएगा कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मुझे सीटेट की तैयारी करनी है, तो मैं आपको जोड़ दूंगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा लिंक मिलते रहेगा, आराम से तैयारी करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है, क्या कहती है भैया, कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षक हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगा, नहीं देगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, माने कोई चीज का पालन कर रहे हैं, काहे, ताकि आपको दंड नहीं मिले। देखिए यहाँ पे नियम का पालन कर रहे हैं, क्यों, ताकि शिक्षक हमको बाहर खेलने जाने देगा। नियम का पालन कीजिएगा तब ना। तो पूजा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में आएगा? तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी आएगा इस प्रकार का प्रश्न कि आप कभी भी माता पिता का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि माता पिता आपको खेलने जाने दे, तो इसको कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। कोलबर्ग का यह स्तर 1 में होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए भाई। और कोलबर्ग का नियम मैं फिर से बताऊंगा, ऐसे वीडियो मेरे पास है सिद्धांत वाला, उसमें जाए पहले देखिए, उसको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, जो भी वैज्ञानिक है, आप लोग नए हैं तो शायद दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो सबसे पहले वैज्ञानिक का एक है मेरे पास प्लेलिस्ट, इसी वीडियो के चैनल में जाए आप और वहां से प्लेलिस्ट निकाले, सिद्धांत लिखा होगा, उस सिद्धांत को पूरा पढ़ जाए, तब आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से बताए, पहले बताए उसके बाद मैं बताऊंगा एक बात। तो कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि एक स्थिर एवं अस्थायी विशिष्टता है। तो बुद्धि कभी भी अस्थायी होता ही नहीं है दोस्तों, और एक स्थिर होता ही नहीं है। ये बात जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और हमसे नेगेटिव ही खोजने की बात कर रहा था, इसलिए आपका उत्तर 1 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे यहाँ। और एक बात बताने वाला था मैं अभी, कि ये तो चल रहा है आपका क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले तो आपको वैज्ञानिक का जो भी थॉट है, सिद्धांत है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, वैज्ञानिक का मैं स्पेशल लिंक डाल दूंगा, और उस ग्रुप में आप आराम से सारे वैज्ञानिक को देख सकते हैं। तब आपको जितने भी वैज्ञानिक आएंगे छूटेगा ही नहीं, कभी भी नहीं छूटेगा। मेरे यहाँ एक बार पढ़े, आपको दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी लोगों का रिजल्ट बेटर आया है, और कमेंट करके भी बोले कि सर मेरा इतना नंबर आया, आपका कृपा से आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से इतना नंबर आया। तो आप लोग का भी वही आएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा सेवा करूँगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। क्या एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षा में शिक्षिका की भूमिका नहीं होगा? टीचर नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है। अगला है ऑप्शन की शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है, विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। क्या बच्चा निष्क्रिय होता है? ये वर्ड जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है। विद्यार्थी सक्रिय भूमिका होती है और शिक्षिका निष्क्रिय होता है। कोई भी निष्क्रिय नहीं होता भाई, सब सक्रिय होता है, ठीक है, सब सक्रिय। शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये आपका उत्तर डी हो जाएगा। और जो लोग अभी ऑनलाइन में बैच शुरू कर दिया हूँ, जो लोग जुड़ गए हमसे, अच्छी बात है। ऑफलाइन भी बैच शुरू होने जा रहा है मेरे यहाँ 20, उसका डेट अभी फिक्स नहीं है। जैसे ही सीटेट का रिजल्ट आएगा मैं बैच शुरू कर दूंगा तुरंत, ऑफलाइन भी शुरू होने वाला है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, कथन में बोलता है कि कक्षाओं में लड़के गणित और विज्ञान लड़कियों में कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? क्वेश्चन क्या बोला, पहले ध्यान से पकड़े। कक्षा में लड़का गणित और विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्या ऐसा होता है क्या कि लड़का अच्छा प्रदर्शन करेगा, लड़की खराब करेगा? ये भेदभाव है कि नहीं है? तो ये बात क्या बोला, गलत बोला मेरे दोस्तों, एक सेकेंड, ये बात गलत बोला। बी है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होता है। ये भी बात आपका गलत बोला है, क्योंकि भेदभाव, देखिए अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं भी भेदभाव करना ही नहीं है, तो दोनों गलत है। आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। अब एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक प्रश्न पूछता है, हर साल पूछेगा, 1-2 प्रश्न डालेगा, लगभग 4 से 5 प्रश्न आ जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पठचर्या का लचीलापन पर जोर देता है। मानीकरण आपका गलत होता है, गैर शब्द आपका गलत है, और याद करना आपका गलत है।
ठीक है। तो सबसे बेटर लचीलापन आपका बहुत अच्छा जाता है, इसको कभी भी करके आइएगा, कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो भैया आप लोग मेरे यहाँ हैं, एक बार लाइक ठोक दीजिए। काफ़ी देर से आप लोग देख रहे हैं तो एक बार लाइक बनता है, क्योंकि मजेदार सेशन मैं कराऊंगा, कभी भी कराऊंगा। तो अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। अगर आप टीचर है तो मूल्यांकन करेंगे तो उसका केंद्र क्या मानिएगा। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, चित्रण करना। यहाँ पे क्या नहीं कर सकता है, ये बात जो है ना नेगेटिव थॉट की ओर ले जा रहा है, इसलिए आपका ये गलत है। कक्षा में बच्चों को तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण। यहाँ पर दोस्तों तुलना, ये कभी भी बच्चों को तुलना नहीं करना है। वैज्ञानिकों ने बोला क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने, कि तुलना करने से भाई बुद्धि घटती है, इसलिए गलत हुआ। मानव वर्ग में बच्चे में लेबलिंग करना। मेरे दोस्तों ये लेबलिंग जो वर्ड है ना, ये घटिया वर्ड है। कभी भी सभी बच्चों को आप लेबल नहीं कर पाइएगा, एक लेवल में कर पाइएगा क्या, नहीं हो पाएगा। सबका स्तर अलग अलग है भाई। आप लोग सीटेट एग्जाम दीजिएगा, दिए होइएगा, सबका नंबर अलग अलग आया है कि नहीं। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है कि बच्चा कैसे सीख रहा है। बोले तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्या है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन ही मेरे दोस्तों मूल्यांकन होता है। तो सबसे बेटर जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा जिनमें बच्चे के व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। मतलब ऐसा कक्षा जिसमें बच्चा का क्या चीज की आवश्यकता है उसका ध्यान रखता है, तो ये व्याख्या करता है क्या चीज का, ये बताना है आपको। बैठने की तय व्यवस्था, मेरे दोस्तों ये बात तो कहीं क्लियर हुआ ही नहीं। शिक्षक केवल निर्देश, मेरे दोस्तों केवल गलत होता है। अपेक्षा करना भी गलत होता है आपका। बच्चे द्वारा स्मरण, स्मरण बोले तो रटना, याद करना, गलत होता है। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। जब बच्चा चर्चा करेगा ना तो बहुत अच्छा सीखेगा भाई। कभी भी सीटेट आपको कभी भी भटकाएगा नहीं, काफी अच्छा प्रश्न पूछता है। तो ऐसे ही पकड़िए भाई, बच्चों के हित में कीजिए, बच्चों को केंद्र बिंदु मानिए, आपका सही जाएगा, कभी गलती नहीं करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। अब भाई अगर समझेंगे ना तो जीवन में इस क्वेश्चन को आप कभी गलती नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूं, कभी नहीं गलती करेंगे। बोले तो समालोचनात्मक सोच को, सोच बोले तो क्या, चिंतन को बढ़ावा देगा। तो कौन प्रश्न में भाई जिसमें बच्चा सोचेगा वही प्रश्न को मारना है। इतना इतना को जमा करो, बच्चा जोड़ देगा, इसमें सोचेगा क्या, नहीं सोचेगा। सोचने वाला प्रश्न मारिए। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बच्चा बोल देगा कि इतना वर्ष में, एक लाइन में बोल देगा, क्या सोचेगा भाई। श्वसन की परिभाषित कीजिए भाई, श्वसन की परिभाषा रट करके हो गया, परिभाषा गलत होता ही है, इसको छूना नहीं है। तो क्या वो अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों और विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय को सोचिए, तब ना बच्चा सोचेगा भाई। जब सोचेगा तो कुछ अच्छा बताएगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा। इससे बेटर क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या। तो भाई दिमाग लगाइए, कभी भी सीटेट को हार्ड मत समझिए, जब तक मैं हूं हार्ड होगा ही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। समावेशन समझते हैं, आत्मसात करना, बोले तो पुरानी परिस्थिति में नई परिस्थिति को जोड़ लेना है ना, उसको आत्मसातकरण कहते हैं। तो समावेशन की संस्कृति को कौन दर्शाता है मेरे दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदित आकलन को बढ़ावा देना ही समावेशन कहलाता है। समावेशन यहाँ पे ये हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों अभी जानना नहीं है उत्तर पर, ध्यान से सुनिएगा, टोटल ऑप्शन को टच करेंगे नहीं तो सीटेट में फेंका जाइएगा, ये गारंटी है। विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्य को हतोत्साहित गलत होता है। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी को ही वर्ड आपका हमेशा गलत होता है। विद्यार्थी को योग्यता के आधार पर समूह में बांटना, योग्यता के आधार, एक सेकेंड, योग्यता के आधार पर हमेशा गलत होता है। बच्चा को कभी भी योग्यता के आधार पर नहीं बांटिए। तो जो सबसे बेटर उत्तर गया आपका ये गया क्या, इस तरह से भी कर सकते हैं नेगेटिव छाट करके, तो इस तरह से कभी गलती नहीं होगा। आपको 30 में आप 29 नंबर ला सकते हैं, मेरे यहाँ की बात है,
ढीलने वाला काम नहीं करता हूँ, सिर्फ सीधी बात है। मैं एक देहाती, प्योर देहाती आदमी, है ना, और ऐसे तरीका से पढ़ाता हूँ जिससे कि बच्चे लोग काफ़ी अच्छा से पकड़ते हैं। और 30 में मेरे दोस्तों CDP में 27 नंबर लाया है मेरे यहाँ से ऑफलाइन क्लास में। तो आप 29 नंबर भी ला सकते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से भाई गलती कर लेता है एक दो बच्चा, काफ़ी बेटर हुआ है। संस्कृत में भी 26 नंबर काफ़ी लोग लाए हैं। कमेंट करके भी बताया कि सर आपके कृपा से मैंने 26 नंबर लाया, तो आएगा, मैं आपको सहयोग करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? माने आप एक टीचर है, क्या चीज से बचिएगा? चलिए ऑप्शन बोलता है क्या है कि चर्चा में विविध संस्कृति का उदाहरण देना, अच्छी बात है। बचने वाली बात बताना है, नेगेटिव बात। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, अच्छी बात है। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषता साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। मेरे दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला ऑप्शन पर आते हैं, पहले देख लेते हुए ऑप्शन क्या कहता है, क्योंकि भाई विद्यार्थियों के बीच समान एवं संस्कृति को बढ़ावा देना ये अच्छी बात है। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी ठीक है। और हाँ भाई गलत कौन है भाई? तो प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। पाठ्यक्रम में दोस्तों हमेशा गलत होता है, आप याद करके चलिएगा। इसमें अधिकांश देखा जाए तो टोटल ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे अगर देखा जाए कि नेगेटिव तौर पर कौन जाएगा तो पाठ्यक्रम वाला जाएगा, कि बच्चों को किताबी ज्ञान में नहीं ठूस देना है ना, बाहरी दुनिया से जोड़ना है। आपका उत्तर बी पड़ गया। तो कोई ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, लगेगा कि क्या सब सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों के अक्षर एवं शब्दों को पढ़ने और उसकी व्याख्या करने और उसको समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? बताए। देखिए पढ़ने में अगर उसको दिक्कत हो रही है तो उसको होगा डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया आपको क्या बोलते हैं उसको? पढ़ने और उसकी व्याख्या करने में। अब देखिएगा पढ़ने में तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, और डिसलेक्सिया को क्या कहते हैं? पढ़ना, और पढ़ना को बोलते हैं वाचन करना। देखिएगा कितना फंसाता है इसको, डिसलेक्सिया कहते हैं इसको, और डिसलेक्सिया बोले तो पढ़ना को क्या कहते हैं? वाचन करना। ठीक है, तो वाचन वैकल्य बोल दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला है कि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में किससे बचना महत्वपूर्ण है? गतिक बोले तो कोई ना कोई उसके शरीर का अंग जो है ना उसका डैमेज है, क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन बोलता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं और पुस्तकालय प्रयोगशाला का आवंटन करना। देखिए उचली मंजिल पर कक्षाओं को, देखिए क्या बोला विद्यार्थियों के, देखिए क्या बोला है यहाँ पे? बचना चाहिए। बचना बोले तो क्या? नेगेटिव। मैंने आपको बोला दिव्यांग है बच्चा क्या है? दिव्यांग है। मान लीजिए उसको चलने में कठिनाई हो रहा है, तो आप क्या ऊंची मंजिल पर उसको कहेंगे तुम जाओ 2 ताला पर पढ़ना, ऐसे कहिएगा क्या? टीचर का यह गुण है कि जो बच्चा दिव्यांग है जिसको चलना नहीं आ रहा, जाओ तुम 2 ताला पर पढ़ना, ऐसे कहेंगे? तो नहीं, इसी से क्या करना है आपको? बचना है। लिखा हुआ है यहाँ पे बचना है, इससे आपको बचना है। ठीक है, तो यह आपका उत्तर सबसे बेटर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता है? मेरे दोस्तों ये ट्रिक है, इसमें सृजनात्मक कभी भी आएगा तो मेरे दोस्तों आपका होता क्या है? अपसारी चिंतन। सृजनात्मक का क्या होता है? अपसारी चिंतन, लेकिन लिखा है यहाँ पे अभिसारी चिंतन, है ना। यहाँ पे नेगेटिव बात बोला है, सृजनात्मक का मैंने क्या बोला? अपसारी। लिख लीजिए अपसारी। अपसारी चिंतन कहीं भी आएगा तो आंसर में सृजनात्मक जाएगा, सृजनात्मक कहीं भी आएगा तो अपसारी जाएगा। ये दोनों दोस्त है, लेकिन बोला कि भाई सृजनात्मक का विशेषता बताइए, नहीं है तो अभिसारी मानेंगे। अभिसारी नहीं है, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं दिक्कत होगा, मैं गारंटी देता हूं आपको कि जुड़े रहिए आप लोग। और कभी भी रुचि के अनुसार, अगर आपके अंदर रुचि नहीं है ना, पढ़ने के अंदर लालसा नहीं है कि भाई मैं निकाल पाऊंगा, भाई कभी भी नहीं हो पाएगा आपसे, सीटेट नहीं निकल पाएगा। अंदर रुचि होनी चाहिए, खुद से अपने आप को प्रेरित कीजिए कि अब की बार गर्दा उड़ा देना है, 120 प्लस लाना है, आएगा। अंदर होना चाहिए पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचे। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने के लिए
स्मरण को सुसाध करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में कौन सी रणनीति बनानी चाहिए। क्वेश्चन क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, देहाती रूप में समझिए, ठेठ भाषा में। कि बोले तो आप एक टीचर है, टीचर है ही, रियली में टीचर है आप, तो बच्चा को कोई चीज याद करने के लिए दे दिए, लंबा समय तक याद कर पाएगा, याद कर रखेगा, क्या करिएगा कि वो बच्चा अधिक दिन तक याद रखेगा, बताए क्या करिएगा आप। वही क्वेश्चन कर रहा है। अस्मितिक सहायता विधियां लागू करना, संगठनात्मक बचने वाले बात है, नेगेटिव खोजना है, तो ये लागू करना ये ठीक है। चार्ट बनाना ये ठीक है, चार्ट रहेगा उसके पास, देखते रहेगा, याद रहेगा। मानसिक चित्रण का उपयोग करना ये भी ठीक है। असंबंध बोले तो क्या, नौ असंबंध शब्द प्रस्तुत करना, माने जिसका कोई संबंध ही नहीं है, तो ये क्या है, इसी से बचना है आपको, ठीक है। तो बचने वाला ऑप्शन कभी भी नेगेटिव मारिएगा, कभी भी एग्जाम में दे दे बचना, तो समझिए कि आपसे नेगेटिव पूछ रहा है। क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिए क्वेश्चन है अगला कि जब, एक सेकेंड थोड़ा सा लॉन्ग करता हूं, इसको बड़ा कर लेता हूं, दिखाई देगा। जब किसी सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखता है। अगर कोई सीखने वाला सामग्री क्या होगा कि बच्चा अच्छा सीखेगा, यही पूछा क्वेश्चन। मैं कभी भी ठेठ में बताता हूं ताकि आप लोग समझे पूरे एकदम मातृभाषा में कि बच्चा को क्या सामग्री दीजिएगा कि बेहतर तरीका से सीख जाएगा। जटिल दीजिएगा, जटिल व्यापक गलत होता है। मौजूदा ज्ञान से जोड़ेंगे, जो भी ज्ञान है ना, मौजूदा ज्ञान उसके पास, उसी से जोड़ेंगे, सामने में जो भी दिखाई देगा उससे जोड़ के बताएंगे। अव्यवस्थित, अ बोले तो क्या, न। असंगठित, अ बोले तो क्या, न। सामाजिक सांस्कृतिक संबंध से भिन्न, भिन्न बोले तो अलग बताएंगे, गलत बात बोल दिया। तो आपका सबसे बेटर उत्तर मौजूदा ज्ञान से जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, आइएगा प्रश्नों को करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। विफलता माने फेल में। भाई सीटेट तैयारी कर रहे हैं, फेल होने का कारण क्या है, बताए क्या कारण है कि बच्चा फेल कर जाता है, क्या कारण है कि सीटेट लोग फेल कर जाते हैं। तो देखिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं रेलवे का क्वेश्चन पढ़ाऊं तो फेल करिएगा कि नहीं करिएगा, कर जाइएगा आप। तो यहां लिखा हुआ क्या, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, माने इसका मतलब क्या होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं कुछ चीज का, आप पढ़ रहे हैं दूसरा कुछ, तो फेल कर जाइएगा, एक गारंटी है। तो विफलता का योगदान है बोले तो फेल करने का एक कारण है, आपका उत्तर बी पड़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। कभी कोई भी क्वेश्चन को अपने आप को उसमें ढाल के बनाइए। आप एक टीचर है तो 2005 के अनुसार क्या बोला है, अच्छा बात खोजना है, बताए। तो बोला कि बच्चा शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री निष्क्रिय, गलत बोला। बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, रटना आपका गलत है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव था, ये भी गलत है आपका। सबसे बेटर है कि बच्चा सक्रिय भूमिका निभाता है। जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है भाई। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। कहता है क्या, सुनिएगा कि एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में किसका प्रयोग से बचना चाहिए। फिर से बोला बचना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा कि बचने वाली बात कभी भी आएगा तो नेगेटिव क्वेश्चन, नहीं वाला उत्तर मारना है। उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण देना अच्छी बात है, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण देना, उस गैर उदाहरण देना, उसकी, तो क्या मारिएगा आप लोग बताए, 25 का क्या होगा आपका, असतत। आ बोले तो क्या, 9, ये आपका गलत हुआ, इसलिए आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। आप कहेंगे सर गैर, तो भाई गैर उदाहरण देना है, जब तक गैर उदाहरण नहीं दीजिएगा कोई भी चीज को पढ़ाने के लिए तब तक बच्चा समझेगा ही नहीं, तो आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा। 29वां मिनट चल रहा है, बस मैं 2-3 मिनट में आपको खत्म करता हूं। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान जागरूकता क्या दर्शाता है, बताए। अगर आप स्वयं का ज्ञाता कहलाते हैं, खुद से जागरूक हो जा रहे हैं कि नहीं भाई हमको सीटेट निकालना है, हमको दुनिया में अच्छा कुछ करना है, घर के लिए कुछ करना है, तो भ्रांति तो हमेशा गलत होता है। अस्मृति, अभिप्रेरणा, अधिसंज्ञान,
क्या मारिएगा आप लोग, ये सब गलत होता नहीं है दोस्तों, भ्रांति केवल गलत होता है। तो गलत इसमें सबसे बेटर क्या होगा, अगर खुद से जागरूक हो जा रहे हैं तो उसको कहते हैं आदि संज्ञान। नहीं कहते हैं कि हाँ भाई इस बच्चुआ के अंदर अकील आ गया है ना, इसको कहते हैं आदि संज्ञान हो जाना। इसको कहते हैं समय रहते हुए आंख खुल जाना, आदि संज्ञान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान, परिमाणों की खोज, तदनुसार कार्य और परिणामों का मूल्यांकन। भाई देखिएगा इसमें बहुत सारा वर्ड बोल दिया। इसमें निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में शामिल किया गया है बताएं। नकल करना होगा क्या, निष्क्रिय ध्यान होगा क्या, आरोपण होगा क्या, नहीं, समस्या का समाधान है। देखिए कठिनाई का पहचान करेंगे तब ना समाधान होगा, लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तब ना समाधान होगा भाई। तो ये सब क्या है, समाधान यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका उत्तर सबसे बेटर सी इज द राइट आंसर, और जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला है कथनकरण है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता क्या है कि भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, अच्छी बात है। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है जो जांच और नेतृत्व के लिए सहायक कहता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी भ्रांति के बारे में बोला, यहाँ भी भ्रांति के बारे में बोला, बोले तो दोनों एक दूसरे को क्या है, जुड़ा हुआ है। जुड़ा माने क्या, सही व्याख्या करता है। ऐसा ही पकड़ना है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विद्यार्थी को बोरियत महसूस होने की संभावना है। भाई विद्यार्थी बोर कब हो जाता है ये बताना है आपको। गतिविधि को महत्व न जाने पर कैसे बच्चा बोर हो जाएगा भाई, तो गतिविधि को महत्व नहीं देगा, माने कोई भी काम हो रहा है बच्चा से, आप कोई चीज करवा रहे हैं, उसको महत्व नहीं देगा ना, तब बोर हो जाएगा बच्चा, खुद से बोर हो जाएगा। ये बात सही बोला, महत्व देने पर भाई बोर तो होगा ही नहीं। सफलता मिलने पर बोर हो जाएगा क्या, आप लोग सीटेट में आपका 110 नंबर मिल जाए आप बोर हो जाइएगा, नहीं होइएगा। सफलता की अपेक्षा करना, ये भी बोर हो जाएगा, नहीं, महत्व नहीं दीजिएगा कोई चीज को तो बोर हो जाइएगा। अगर मेरा क्लास करना है, अगर आप इसको महत्व नहीं दीजिएगा तो आपको बोरिंग लगेगा मेरा क्लास, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। और जब आपको बोर लगेगा ना तो भाई पास करने की संभावना ही नहीं है, रुचि होनी चाहिए आपके अंदर। अगला प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, और काफ़ी बेटर तरीका से आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। जो भी आपके दोस्त पढ़ना चाहते हैं मेरे यहाँ जोड़िए, मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे से अगर जुड़े रहिएगा एग्जाम तक, आप 100+ आराम से ला सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। मैंने अनुचित बोले तो क्या, गलत तरीका। गलत तरीका कौन सा भैया, विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। कभी भी क्षमता पर काम नहीं करना है कि हाँ भाई इसका इतना औकात है, इसको पढ़ाएंगे। क्षमता पर तो क्या औकात वाली बात कभी भी गलत होगा। अनुचित यही ना हुआ भाई, नेगेटिव यही ना खोजना था। तो सबसे बेटर आपका यही राइट आंसर। तो दोस्तों मिलेंगे अगले पार्ट में, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी कोई, जितने भी मेरे साथी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, इस नंबर को आप लोग नोट करके इस पर लिखिए कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मैं जोड़ दूंगा, आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। और कभी भी मेरे से जुड़े रहिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। सीटेट में दिक्कत आएगा ही नहीं। अभी नए हैं तो शायद आपको कुछ कम समझ में आया होगा, लेकिन आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छे तरीका से और बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और लाइक ठोक के जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।